नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 7, भाग 8 एवं भाग 9 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन हो सकती है। इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का भाग 7 किससे संबंधित था? क्या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित था, या फिर भाग बी के राज्यों से था, या फिर पंचायतों से था, या फिर अनुसूचित क्षेत्रों से था? दोस्तों, भाग 7 का जो संबंध है भाग बी के राज्यों से है, और इसे जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 7 को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? क्या प्रथम संविधान संशोधन यानी कि पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा हटाया गया, या फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, या फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, या फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया? दोस्तों, भाग 7 में जो राज्य का जो था ए, बी एवं सी जो राज्य थे, इसे जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, वर्तमान संविधान में भाग 7 विद्यमान है, नहीं, इसे जो है 1956 के द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया है। दूसरा कथन है, भाग 7 को 1956 में जो है निरस्त कर दिया गया, तो सही है। यह भाग पार्ट बी के राज्यों से संबंधित था, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है संविधान का भाग 7 अब लागू नहीं है, ये तो सही है। इसका कारण जो है भारत में राज्यों को का जो है ए बी सी डी वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 8 किस विषय से संबंधित है? क्या नगर पालिकाओं से संबंधित है, या फिर संघ राज्य क्षेत्र से, या फिर पंचायतों से, या फिर आपात उपबंधों से? दोस्तों, भाग जो 8 का संबंध है संघ राज्य क्षेत्रों से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? दोस्तों, अनुच्छेद 239 के तहत जो है राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन का जो है नियंत्रण रखते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन जो है नियुक्त कर सकता है, ये तो सही है। अनुच्छेद 239 के क्लोज 2 में ये प्रावधान किया गया है। दूसरा कथन है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस कार्य के लिए राज्य मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 239 का जो संबंध है वो है संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से। अनुच्छेद 239 क्लोज ए का जो संबंध है वो है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल से। अनुच्छेद 239 क्लोज ए सब क्लोज ए का जो संबंध है वो है दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान से। अनुच्छेद 240 का जो संबंध है राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति से, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया, जो कि दिल्ली को जो है एक विशेष संवैधानिक क्षेत्र घोषित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, भाग 7 अब संविधान का प्रभावी भाग नहीं है, ये तो सही है, क्योंकि भाग 7 को अब निरस्त कर दिया गया है। दूसरा कथन है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन होता है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, अनुच्छेद 239 क्लोज ए सब क्लोज ए जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित है, ये भी सही, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 239 ए मुख्यतः किस संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल एवं मंत्री परिषद की व्यवस्था से संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 239 ए जो है मुख्यतः पुडुचेरी से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है, ये तो सही है। दूसरा कथन है, दिल्ली का संवैधानिक नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीटी ऑफ दिल्ली है, ये भी सही है। तीसरा जो कथन है, दिल्ली को विशेष दर्जा 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जो है दिया गया, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा, यानी कि तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में
उपराज्यपाल का पद किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों दिल्ली में जो उपराज्यपाल का पद जो है अनुच्छेद 239 क्लोज ए सब क्लोज ए से संबंधित है। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है दिल्ली की विधानसभा राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून नहीं बना सकती। ये तो सही है। इसका कारण जो है लोक व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि जैसे विषय इसके विधायी अधिकार से बाहर है। ये भी सही, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, यदि दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष व्यवस्था कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 239 क्लोज ए सब क्लोज बी के तहत जो है राष्ट्रपति जो है विशेष व्यवस्था का प्रावधान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 239 का क्लोज बी जो है उसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, राष्ट्रपति कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बना सकते हैं। ये तो सही है। दूसरा कथन है, यह शक्ति अनुच्छेद 240 में दी गई है। ये भी सही है। तीसरा कथन है, ऐसे विनियम संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान प्रभाव रखते हैं। ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 239 क्लोज ए सब क्लोज ए का जो संबंध है वह दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान से, अनुच्छेद 239 क्लोज ए सब क्लोज बी का जो संबंध है वो है संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर व्यवस्था से, अनुच्छेद 239 क्लोज बी का जो संबंध है वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति से, अनुच्छेद 240 का जो संबंध है वो है राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति से। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों से संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 241 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, अनुच्छेद 239 क्लोज ए सब क्लोज ए का जो संबंध है दिल्ली से संबंधित है। ये तो सही है। दूसरा कथन, अनुच्छेद 239 क्लोज ए सब क्लोज बी का जो संबंध है संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में से संबंधित है। ये भी सही है। तीसरा कथन है, अनुच्छेद 239 क्लोज बी का जो संबंध है प्रशासनिक या प्रशासक की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति से। ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों इसका जो प्रावधान है पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान किया गया और जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे जोड़ा गया, यानी कि इस पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, भाग 9 का प्रथम अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? दोस्तों भाग 9 का जो प्रथम अनुच्छेद 243 है वो पंचायतों की परिभाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न, ग्राम सभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 क्लोज ए में जो है ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है संविधान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। ये तो सही है। इसका कारण जो है प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसका कारण भी सही है और जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों अनुच्छेद 243 का क्लोज बी जो है यह प्रावधान करता है कि जिस राज्य में जो है 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से कम जनसंख्या होगी उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों की संरचना का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 के सी में जो है पंचायतों की संरचना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण होगा। ये तो सही है। दूसरा कथन है, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीट आरक्षित होगी। ये भी सही है। तीसरा कथन, यह प्रावधान जो है 243 के डी में किया गया है। ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 243 ए का जो संबंध है वो है ग्राम सभा से, 243 बी का जो संबंध है वह पंचायतों के गठन से, 243 सी का जो संबंध है वह पंचायतों की संरचना से, 243 डी का जो संबंध है वह आरक्षण से। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद जो है 243 क्लोज ई के अनुसार जो है पंचायतों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये तो सही है। दूसरा कथन है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। ये भी सही। किसी किसी राज्य में जो है 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
दूसरा तीसरा जो कथन है, ग्राम सभा का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243A में किया गया, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा। अगला प्रश्न, पंचायत का सदस्य बनने के लिए अयोग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 243 के एफ में जो है इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने का अधिकार दिया जा सकता है, ये तो सही है। दूसरा कथन, पंचायतों को 11वीं अनुसूची के विषयों पर कार्य सौंपा जा सकता है, ये भी सही है। तीसरा कथन, यह प्रावधान अनुच्छेद 243 के जी में किया गया है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, पंचायतों को कर लगाने, शुल्क वसूलने तथा निधि बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 243 का जो एच है इसमें यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 243 के क्लोज आई के अनुसार प्रत्येक 5 वर्षों में जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका जो कारण है, इसका उद्देश्य पंचायतों एवं नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। कारण भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, पंचायतों के लेखों की लेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 243 के जे में किया गया है। अगला प्रश्न, पंचायतों के चुनाव कराने का दायित्व जो है किसके पास होता है? यह दायित्व जो है राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये तो सही है। दूसरा कथन, उसे हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सुरक्षा प्राप्त करती है, ये भी सही है। तीसरा कथन, यह प्रावधान अनुच्छेद 243 के में किया गया, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 243 जी का जो संबंध है पंचायतों की शक्ति से, अनुच्छेद 243 एच का जो संबंध है कर लगाने की शक्ति से, 243 आई का जो संबंध है वो है राज्य वित्त आयोग से, 243 के का जो संबंध है राज्य निर्वाचन आयोग से, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों को सौंपे जाने वाले योग्य विषयों की संख्या कितनी है? 11वीं अनुसूची में कुल जो विषय हैं वो 29 विषय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ये तो सही है। दूसरा कथन, पंचायतों की जो है वित्त समीक्षा राज्य वित्त आयोग करता है, ये भी सही है। तीसरा कथन, 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय दिए गए, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 243 एल किससे संबंधित है? इसका जो संबंध है संघ राज्य क्षेत्रों में भाग 9 लागू करने से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, भाग 9 सभी क्षेत्रों में स्वतः लागू नहीं होगा, ये तो सही है। दूसरा कथन, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए अलग कानून बनाया गया है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, यह व्यवस्था अनुच्छेद 243 एम से संबंधित है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार के लिए पेशा एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? पेशा एक्ट जो है 1996 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है पेशा अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी स्वशासन को मजबूत करना, ये तो सही है। इसका जो कारण है, ग्राम सभा को प्राकृतिक संसाधनों एवं स्थानीय परंपराओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 की ओर में इसमें रोक लगाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पंचायत चुनाव में सीधे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? नहीं, 243 का जो 243 ओ जो कहता है कि पंचायत चुनाव में जो है न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। पंचायत चुनाव केवल चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, ये तो सही है। राज्यपाल पंचायत चुनाव को रद्द कर सके, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति पंचायत चुनाव को स्थगित, ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, पेशा केवल अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होता है, ये तो सही है। पेशा ग्राम सभा को महत्वपूर्ण अधिकार देता है, ये भी सही है। पेशा जो है, पेशा एक्ट जो है का संबंध 5वें अनुसूची वाले क्षेत्रों से, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 243 एल का जो संबंध है वो है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने से, और 243 एम का जो संबंध है
वो है अपवाद से एन का जो संबंध है वो है वर्तमान कानूनों की निरंतरता से, ओ का जो संबंध है चुनाव संबंधित न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक से, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों से संबंधित वर्तमान कानूनों की निरंतरता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 243 एन जो है इसका प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन अनुच्छेद 243 ओ जो है पंचायत चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप को सीमित करता है, ये तो सही है। पेशा अधिनियम 1996 अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित, ये भी सही है। अनुच्छेद 243 एम भाग 9 के अपवादों का प्रावधान करता है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन 1992 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके द्वारा जो है संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, ये तो सही है। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये भी सही है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है पंचायतें भारत में स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये तो सही है। इसका जो कारण है संविधान में जो है पंचायतों के गठन, चुनाव, कार्यकाल तथा वित्तीय व्यवस्था का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, इसका कारण भी सही है और जो कथन भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा। अगला प्रश्न है 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? क्या कृषि शामिल है, लघु सिंचाई शामिल है, या फिर ग्रामीण सड़कें, या फिर उपयुक्त सभी? इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषय शामिल है, उनमें से ये जो है उन 29 विषयों में से एक है। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 243 ए का जो संबंध है वो ग्राम सभा से है, डी का जो संबंध है वो है आरक्षण से, और जो के का जो संबंध है राज्य निर्वाचन आयोग से है, ओ का जो संबंध है न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है? ये तो सही है। क्या पंचायतों का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है? नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, इसलिए ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक राज्य सरकार पंचायत चुनाव को अनिश्चित काल के लिए टालना चाहती है, जबकि पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। संविधान के अनुसार उचित कथन कौन सा होगा? क्या राज्य सरकार चुनाव कभी भी टाल सकती है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती है। चुनाव समय पर कराना राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, ये तो सही है। तीसरा कथन राज्यपाल की अनुमति से चुनाव अनिश्चित काल के लिए टाला जा सकता है, ये तो गलत हो जाएगा। संसद निर्णय करेगी, ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा सही, इसका राइट आंसर बी माना जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन पंचायतें स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, ये तो सही है। दूसरा कथन पंचायतों को शक्तियां जो है राज्य विधानमंडल द्वारा दी जाती है, ये भी सही है। तीसरा कथन अनुच्छेद 243 जी जो है इसका आधार है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध राज्य वित्त आयोग से है? अनुच्छेद 243 आई का जो संबंध है राज्य वित्त आयोग से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और जो है सही उत्तर चुनना है। 243 के का जो संबंध है राज्य निर्वाचन आयोग से, ये तो सही है। 243 आई का जो संबंध है राज्य वित्त आयोग, ये भी सही है। 243 डी का जो संबंध है पंचायतों में आरक्षण, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रश्न में जो है कुछ कथन दिए हुए हैं और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। दूसरा कथन है पंचायतों से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 9 में निहित है। तीसरा कथन पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए गए हैं। चौथा जो कथन है पंचायत चुनाव का जो है अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको भारतीय संविधान के भाग 8 एवं भाग 9 से संबंधित विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।